हाय फ्रेंड्स, मैं अजय आप लोगों का आदिशक्ति एकेडमी पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग जलवायु विज्ञान के अंतर्गत पांचवा चैप्टर वायुदाब पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, पिछले 4-5 वीडियो जो हम लोगों ने किए हैं, अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है और देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट जलवायु विज्ञान के अंतर्गत जाके वो पिछले वीडियो को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अब हम लोग वायुदाब के विषय में जानते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर वायु के स्तंभ के भार को वायुदाब कहा जाता है। यानी प्रति इकाई क्षेत्रफल वायु का लंबवत भार जो होता है उसे ही वायुदाब कहा जाता है। और सागर तल पर वायुदाब अधिकतम होता है। वायुदाब को मिलीबार में मापा जाता है। वायुदाब को हम मिलीबार में मापते हैं। एक मिलीबार जो है 1 वर्ग सेंटीमीटर पर 1 ग्राम भार के बल के बराबर होता है। यद्यपि वायुदाब परिवर्तनशील होता है, फिर भी समुद्र तल पर औसत वायुदाब जो है 29.92 इंच या 76 सेंटीमीटर पारे के समतुल्य यानी 1000 या 1013.2 मिलीबार माना जाता है। इसे पाउंड में 14.7 पाउंड और प्रति वर्ग इंच या 1034 ग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा बढ़ने पर वायुदाब में कमी आ जाती है। किसी स्थान पर सारा दिन एक समान वायुदाब नहीं रहता। वायुमंडल में जब जलवाष्प की मात्रा जहाँ पे बढ़ती है वहाँ पे वायुदाब में कमी आती है और किसी भी स्थान पर एक समान वायुदाब जो है वो सारा दिन नहीं रहता है, परंतु किसी स्थान पर किसी भी स्थान पर वायुदाब 2 बार बढ़ता है, 2 बार घटता है। यानी किसी भी स्थान पर वायुदाब जो है वो 2 बार बढ़ता है और 2 बार घटता है। वायुदाब के बढ़ने का समय सुबह 4 बजे से 10 बजे दिन तक। वायुदाब के बढ़ने का जो समय होता है वो सुबह में 4 बजे से लेके 10 बजे दिन तक एवं फिर 4 बजे से अपराह्न यानी 4 बजे शाम से 10 बजे रात तक है। इसके विपरीत 10 बजे दिन से 4 बजे शाम तक और 10 बजे रात से 4 बजे भोर तक वायुदाब जो है वो घटता है। वायुदाब के इस घटने बढ़ने की क्रिया को वायुदाब उच्चावचन कहा जाता है। यह उतार चढ़ाव विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर कम होता है और वायुदाब का यह जो उतार चढ़ाव होता है यह विषुवत रेखा से अगर हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो कम होता जाता है। 60 डिग्री अक्षांश के बाद वायुदाब का दैनिक उतार चढ़ाव नहीं देखा जाता है और 60 डिग्री के बाद अक्षांश के बाद जो है वायुदाब का ये जो दैनिक उतार चढ़ाव होता है ये नहीं पाया जाता है। अधिक ऊंचाई पर भी वायुदाब में यह दैनिक परिवर्तन नहीं मिलता है। वायुदाब में अंतर का कारण तापमान में अंतर है। वायुदाब में यह जो अंतर पाया जाता है इसका प्रमुख कारण जो है वो तापमान में जो अंतर होता है हर जगह हर स्थान पे, वो प्रमुख कारण है। सामान्य स्थिति में 300 मीटर की ऊंचाई पर 34 MB वायुदाब कम हो जाता है। सामान्य स्थिति में अगर 300 मीटर की ऊंचाई पर हम जाते हैं तो 34 मिलीबार वायुदाब जो है वो कम हो जाता है। अधिक ऊंचाई पर वायुदाब में तेजी से कमी आती है। अधिक ऊंचाई पर जो है वायुदाब में तेजी से कमी आएगी। लगभग 5500 मीटर की ऊंचाई पर वायुदाब जो है वो आधा रह जाता है एवं 11000 मीटर की ऊंचाई पर यह केवल 1/4 रह जाता है। वायुदाब का क्षैतिज वितरण समदाब रेखाओं द्वारा दिखाया जाता है। वायुदाब का जो क्षैतिज वितरण है वो समदाब रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। ये रेखाएं समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाती हैं। समदाब रेखा का मानचित्र बनाते समय ऊंचाई का प्रभाव निकाला जाता है।
एवं उस स्थान का वायुदाब समुद्र की सतह पर लिया जाता है। अब हम लोग देखते हैं वायुदाब की पेटियां। यदि पृथ्वी स्थिर होती तो विषुवत रेखा के निकट निम्न वायुदाब एवं ध्रुवों के निकट उच्च वायुदाब की पेटियां मिलती। यदि पृथ्वी स्थिर होती यानी घूमती या परिभ्रमण या नहीं करती या घूर्णन, तो विषुवत रेखा के निकट निम्न वायुदाब एवं ध्रुवों के निकट जो है वो उच्च वायुदाब की पेटियां मिलती। परंतु पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो है उपरोक्त दोनों पेटियों के अलावा दोनों ही गोलार्धों में वायुदाब की दो दो पेटियां पाई जाती हैं। परंतु पृथ्वी का जो घूर्णन है इसके कारण जो है दोनों पेटियों के अलावा जो है यानी विषुवत पेटी और ध्रुवीय पेटी के अलावा दोनों ही गोलार्धों में वायुदाब की दो दो पेटियां और पाई जाती हैं। इस प्रकार वायुदाब की कुल 7 पेटियां ग्लोब पर देखने को मिलती हैं। यानी वायुदाब की टोटल पृथ्वी पे 7 पेटियां पाई जाती हैं, जिन्हें दाब कटिबंध भी कहा जाता है। जल एवं स्थल के असमान वितरण के कारण जो है वायुदाब की पेटियों में व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। यानी जल और स्थल का जो असमान वितरण है ये वायुदाब की पेटियों में व्यवधान उत्पन्न करता है, प्रतिरोध उत्पन्न करता है। उत्तरी गोलार्ध में इन मेखलाओं के कई केंद्र होते हैं, परंतु दक्षिणी गोलार्ध में ये मेखलाएं अविच्छिन्न रूप से पाई जाती हैं। फर्स्ट जो है हम देखते हैं विषुवतीय निम्न दाब पेटी। विषुवतीय निम्न दाब पेटी के बारे में जानते हैं। इस पेटी का विस्तार जो है विषुवत रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांश तक मिलता है। यानी विषुवतीय निम्न दाब पेटी का विस्तार जो है 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा जो है इक्वेटर हमारी उसके 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच मिलता है। परंतु यह विस्तार जो है अस्थाई नहीं होता है, और लेकिन यह विस्तार जो है विषुवत रेखा पर अस्थाई नहीं पाया जाता है, बल्कि सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन होने के कारण इस पेटी का खिसकाव होता है। बल्कि सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन यानी कर्क रेखा और मकर रेखा पे जाने के कारण इस पेटी का खिसकाव होता रहता है। विषुवत रेखा पर वर्ष भर सूर्य की किरणें लगभग लंबवत पड़ती हैं, जिसके कारण वर्ष भर तापमान ऊंचा रहता है। और विषुवत रेखा पर जो है वर्ष भर सूर्य की किरणें लगभग लंबवत पड़ती हैं, जिसके कारण जो है वर्ष भर विषुवत रेखा का तापमान जो है ऊंचा रहता है। अधिक तापमान के कारण इस क्षेत्र की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। अधिक तापमान के कारण इस क्षेत्र की वायु जो है वो गर्म होकर ऊपर उठती है, जिससे निम्न भार की पेटी का निर्माण होता है। और गर्म वायु जहां होती है वहां पे निम्न भार पेटी का निर्माण होगा। इस कम दाब की पेटी का प्रत्यक्ष संबंध जो है वो तापमान से है। यानी विषुवतीय निम्न दाब पेटी का संबंध जो है वो प्रत्यक्ष रूप से तापमान से है, अतः इसे तापजन्य न्यून दाब की पेटी कहा जाता है। इस क्षेत्र में सामान्यतः धरातलीय क्षैतिज पवने नहीं चलते हैं, क्योंकि इस कटिबंध में आने वाली पवन इसकी सीमाओं के समीप पहुंचते ही गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। इस क्षेत्र में यानी विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी में धरातलीय पवने जो हैं वो क्षैतिज पवने नहीं चलती हैं, और इसका प्रमुख कारण जो है कटिबंध में आने वाली पवन उनकी सीमाओं के समीप पहुंचते ही गर्म होकर ऊपर उठती हैं। इस प्रकार इस कटिबंध में केवल ऊर्ध्वाधर वायु धाराएं ही पाई जाती हैं। वायुमंडलीय दशा के अत्यधिक शांत रहने के कारण ही इस कटिबंध को डोल्ड्रम या शांत कटिबंध भी कहा जाता है। वायुमंडलीय दशा के अत्यधिक शांत रहने के कारण विषुवतीय निम्न दाब पेटी को डोल्ड्रम या शांत कटिबंध भी कहा जाता है। जुलाई महीने में इस पेटी का विस्तार जो है वो यानी गर्मी अपने उत्तरी गोलार्ध में जब गर्मी होती है यानी जुलाई में
इस पेटी का विस्तार जो है वो उत्तरी अफ्रीका में 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं भारतीय उपमहाद्वीप में 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक हो जाता है। जनवरी में यह पेटी हिंद महासागर में 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश एवं दक्षिणी महाद्वीपों पर 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक खिसक जाती है। नेक्स्ट है दूसरा जो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी। फर्स्ट विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, दूसरा उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी। अब इसकी विशेषता हम लोग देखते हैं। दोनों गोलार्धों में 25 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश के बीच जो है वो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी पाई जाती है। दोनों गोलार्ध यानी उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में 25 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र है वो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी पाई जाती है। इस पेटी की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि भूतल पर यहाँ कई उच्च वायुदाब केंद्रों अथवा केसों की स्थापना हो जाती है। इस पेटी के उच्च दाब का कारण तापीय नहीं है, यानी उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी का दाब का कारण जो है उच्च दाब का कारण जो है वो तापीय नहीं है, बल्कि यह पृथ्वी की दैनिक गति एवं वायु के अवतलन से संबंधित है। बल्कि इसका कारण जो है वो पृथ्वी की दैनिक गति एवं वायुदाब के अवतलन से संबंधित है, अर्थात यह उच्च वायुदाब गति जन्य है। नेक्स्ट, इस पेटी का निर्माण जो है वो विषुवत रेखीय क्षेत्र से ऊपर उठी हुई वायु तथा ध्रुवीय निम्न वायुदाब से ऊपर उठी हुई वायु के ठंडा होकर नीचे उतरने के कारण होता है। यानी इस पेटी का निर्माण जो है विषुवत रेखीय क्षेत्र से ऊपर उठती है जो वायु तथा उपध्रुवीय निम्न वायुदाब से ऊपर उठी हुई वायु के ठंडा होकर नीचे उतरने के कारण होता है। इस पेटी में उच्च वायुदाब की उत्पत्ति का दूसरा कारण जो है वो कोरियोलिस बल है। विषुवत रेखीय क्षेत्र से ऊपर की ओर उठती है। विषुवत रेखीय क्षेत्र से वायु जो है वो ऊपर की ओर उठती है एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होने लगती है। वायुमंडल के ऊपरी भाग में घर्षण के अभाव के कारण कोरियोलिस बल के प्रभाव से ये हवाएं उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में क्रमशः दाईं और बाईं ओर मुड़ने लगती हैं। जब यह वायु 25 डिग्री अक्षांश पर पहुंचती है तो उसकी दिशा में इतना अधिक विक्षेप उत्पन्न हो जाता है कि यह पश्चिम से पूर्व की ओर बहने लगती है। इसके परिणाम स्वरूप जो है 25 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर वायु एकत्रित हो जाती है। फलतः इन अक्षांश रेखाओं के बीच धरातल पर वायुदाब में वृद्धि पाई जाती है। इन अक्षांश रेखाओं के बीच वायु के एकत्रित होने का दूसरा कारण जो है वो जेट स्ट्रीम का प्रवाहित होना है। नेक्स्ट, इस उच्च वायुदाब पेटी को अश्व अक्षांश भी कहा जाता है, क्योंकि प्राचीन काल में घोड़ों को ले जाने वाली नौकाओं को शांत वायुमंडलीय दशाओं के कारण इन अक्षांशों में काफी कठिनाई होती थी। ऐसी स्थिति में वे अपनी नौकाओं का भार हल्का करने के लिए घोड़ों को समुद्र में फेंक देते थे। इस पेटी में ऊपर से नीचे उतरने के कारण हवाएं दबाती हैं एवं उनके तापमान में क्रमशः वृद्धि होती है। इस प्रकार प्रतिचक्रवातीय परिस्थिति के कारण यहाँ स्वच्छ मेखला रहित आकाश पाए जाते हैं। विश्व के सभी उष्ण मरुस्थल इसी पेटी में स्थित हैं। यानी तीसरा है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की विशेषता क्या है हम देखते हैं। आर्कटिक एवं अंटार्कटिक वृत्तों
के समीप 60 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांश के बीच दोनों ही गोलार्धों में उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी पाई जाती है। यह फिगर है वायुदाब पेटियों का, कहाँ से कैसे पेटियां वायु प्रवाहित होती है, इस फिगर के में दर्शाया गया है। तो आप लोग इस फिगर को वीडियो पुश करके देख सकते हैं। नेक्स्ट मैं आगे का पढ़ाता हूँ। वर्ष भर निम्न तापमान के बावजूद यहाँ निम्न वायुदाब पाए जाने का मुख्य कारण यह है कि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण वायु ऊपर की ओर उठा दी जाती है, जिसके फलस्वरूप कम वायुदाब का निर्माण होता है। इस प्रकार यहाँ कम वायुदाब का कारण गतिक है। इस पेटी में उपोष्ण उच्च वायुदाब एवं ध्रुवीय उच्च वायुदाब क्षेत्र से आने वाली वायु आपस में टकराती है एवं ऊपर उठ जाती है। इन दो विपरीत दिशाओं से आने वाली वायु के तापमान में अधिक अंतर के कारण इस कटिबंध में शीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट है दक्षिणी गोलार्ध में निम्न दाब की पेटी वर्ष भर 60 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांश के बीच चारों ओर विस्तृत पाई जाती है, परंतु उत्तरी गोलार्ध में स्थल खंडों की अधिकता के कारण इस पेटी की निरंतरता जो है वो भंग हो जाती है एवं शीत ऋतु में केवल महासागरों के ऊपर ही निम्न वायुदाब केंद्र पाए जाते हैं। इसमें से उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित अल्यूसियन निम्न दाब केंद्र एवं उत्तरी आंध्र महासागर में आइसलैंड का निम्न दाब केंद्र विशेष उल्लेखनीय है। नेक्स्ट है हमारा ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी के बारे में, ध्रुवीय क्षेत्रों में अत्यधिक निम्न ताप के कारण इस उच्च वायुदाब पेटी का निर्माण होता है। नेक्स्ट है वायुदाब पेटियों की स्थिति में परिवर्तन। वायुदाब पेटियों की स्थिति में परिवर्तन क्यों होता है, ये चीज देखते हैं। ग्लोब के ऊपरी भाग पर वायुदाब की पेटियों का आदर्श वितरण प्रस्तुत किया गया है, परंतु यह स्थिति वर्ष भर नहीं पाई जाती है। सूर्य के उत्तरायण के समय ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी के अलावा अन्य सभी वायुदाब की पेटियां जो है वो उत्तर की ओर खिसक जाती हैं। इस प्रकार सूर्य के दक्षिणायन के समय वायुदाब की सभी पेटियां दक्षिण की ओर खिसक जाती हैं। इनकी आदर्श स्थिति केवल 21 मार्च एवं 23 सितंबर को ही पाई जाती है, जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत रूप से पड़ती हैं। तो फ्रेंड्स, यह हमारा वायुदाब का चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला चैप्टर हम पवनों के बारे में पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है प्री और मेंस के दोनों के नज़रिए से, और प्री के नज़रिए से बेहद ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पवन का है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को यह वीडियो वायुदाब का अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, थैंक यू सो मच।